ठीक है भाई, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन पावर फैक्टर, बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हमने जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें एक पीक कर्व मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो आर है, जो सर्किट का टोटल इम्पीडेंस है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम तब कहेंगे जब हमारी करंट की वैल्यू जो है √2 टाइम्स हो जाएगी। √2 टाइम्स मतलब 1/√2 या फिर 70.7%। ठीक है, उस टाइम पे हमें जो है जो उसका पीक कर्व है, उस पीक कर्व से दो फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक तो ω1, एक ω2, जो कि उसमें से एक जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी है, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंट कम फ्रीक्वेंसी से जो कम की है उसको हम बोलते हैं ω1, यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। 3 dB इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें गेन जो है हमारा 1/√3 का है। ठीक है, अगर हम गेन की बात करें, उसको गेन को dB में कन्वर्ट करें, 20 log 1/√2, तो ये आएगा कितना? -3 dB का। ठीक है, तो अगर हम गेन का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो वो हमारा 3 dB कंसिडर होता है, तो हम इसको जो है 3 dB फ्रीक्वेंसी के बैंडविड्थ वो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर ω2 की बात करें तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बाद वाली है, उसके ऊपर वाली तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी या फिर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में क्या आता है कि सिर्फ 3 dB फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है। ठीक है, 3 dB फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ω1 और ω2 की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहाँ से आप उसको आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ हमारी क्या होगी? यहाँ पे बैंडविड्थ होगी हमारी ω2 माइनस ω1, ω2 माइनस ω1, मतलब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मेरी बैंडविड्थ है। ठीक है, जो मुझे बताती है कि मेरा जो सर्किट का पीक कर्व है वो मेरा मैक्सिमम पीक जो है मुझे इस रेंज के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गए मेरा ω1 और ω2। उसके बाद बात करते हैं कि इससे रेजोनेंस की कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम जो है बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे ω1 और ω2 के लिए। पहले हम ω1 निकाल लेते हैं, ω2 निकाल लेते हैं। देखिए, जब हम ω1 निकालेंगे उस टाइम पर सर्किट हमारा कैपेसिटिव है, ये हमें पता है। जब हम ω2 निकालेंगे उस टाइम पर सर्किट हमारा क्या है? इंडक्टिव है, ये भी हमें पता है। तो देखो, एट रेजोनेंस की अगर बात की जाए, रेजोनेंस के केस में क्या है हमारा? जो रेजोनेंस के केस में जो हमारा जेड है वो आर के इक्वल है, तो जो मेरा करंट है वो आई मैक्स के इक्वल है ना? करंट जो है मेरा वो यहाँ पे इस टाइम पे क्या होगा? मैक्सिमम के बराबर होगा। तो अगर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या है मेरा? आई इक्वल्स टू IM/√2, यही है। आई की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे? सॉरी, आई मैक्स मुझे पता है कितना है, V/R, और आई मुझे पता है कितना है, V/Z। तो आई को मैंने लिख दिया V बाई इम्पिडेंस और आई मैक्स को लिख दिया V/R, और √2 का √2 यहीं पे है। ठीक है, V से V कैंसिल, यहाँ से मेरा Z आ गया कितना? √2R। इस चीज़ को नोट कर लेना। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ω1 या ω2, जो मेरा इम्पिडेंस है वो √2R के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे मेरा इम्पिडेंस बताइए कितना होगा। ठीक है, उस टाइम पे उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है हमें पता होता है कि रेजोनेंस पूछा गया तो हम R इक्वल्स टू जेड लिख देते हैं, लेकिन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में और रेजोनेंस में अंतर होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, अगर इम्पिडेंस की बात की जाए, इसको अगर मैं चाहूँ, ये √2R है, √2R को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? जेड को तो मैं ये लिख दिया R+J XL - XC। ठीक है, √2R को ये लिख सकता हूँ R+-JR। बात तो वही है, क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेम ही निकलने वाला है। अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि मेरा जो XL - XC है, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से मेरा जो XL - XC है वो ±R के इक्वल आता है।
ठीक है, तो पहला केस देख लेते हैं ओमेगा 1 के लिए। ओमेगा 1 के लिए क्या है मेरा, जो एक्सी ज़्यादा है, केस 1, केस 1 में क्या है मेरा, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है। ठीक है, अगर एक्सी मेरा ग्रेटर देन एक्सएल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सी माइनस एक्सएल इक्वल्स टू आर। ठीक है, सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक, एक्सी माइनस एक्सएल इक्वल टू मेरे पास आर है। अब मुझे बस इसको सोल्व करना है और यहाँ से मुझे जो ओमेगा 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। ये हमें पता है कि हम जो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हम जो है ओमेगा 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ओमेगा 1 के लिए ही मेरे एक्सी ग्रेटर देन है एक्सएल के लिए। ठीक है, जब हम ओमेगा 2 की बात करेंगे वहाँ पे मेरा हम एक्सएल हमारा जो है ज़्यादा होगा। ठीक, इसको सोल्व कर लेते हैं। होगा क्या, इसको ले आए इस तरफ, या फिर सब कुछ इधर ही ले गए। क्या क्या आ गया, सब कुछ इधर ले गए तो कितना बचा, आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू 0। आर तो आर ही, एक्सएल को लिख सकता हूँ ओमेगा एल ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 सी या आर ओमेगा 1 सी प्लस ओमेगा 1 एल सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको आर सी से डिवाइड कर दो पूरे सर्किट को, तो हो गया 0 के इक्वल ओमेगा 1 आर सी प्लस ओमेगा 1 एल सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आर सी से डिवाइड कर दिया, इसको आर सी से डिवाइड कर दिया, इसको आर सी से डिवाइड कर दिया, ये तो 0 है। ठीक है, ओमेगा 1 बाई आर सी, ये तो 1 हो गया। ये ओमेगा 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ओमेगा कुछ गड़बड़ कर देगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ठीक है, ठीक है, ये कितना बचा, आर सी से क्यों डिवाइड किया, गलत कर दिया थोड़ा। हमें जो है एक्स स्क्वायर 1 करना है। ठीक है, इसको एल सी से डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्या बचा, ओमेगा 1 आर सी प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर एल सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको एल सी से डिवाइड किया है, इसको एल सी से डिवाइड किया, इसको एल सी से डिवाइड किया है, तो इसका तो ये बचा। पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं, ओमेगा 1 एल सी से एल सी गया तो ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 आर अपॉन एल माइनस 1 अपॉन एल सी। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, दो डिग्री वाली क्वाड्रेंट इक्वेशन बन गई है। इसको क्या करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है और सोल्व कर लेना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 करके है, तो उसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको याद होगा, यही हमारी इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर हमारा a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है r अपॉन एल, और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 अपॉन एल सी। ठीक, ये फॉर्मूला लगाना है, इसके रूट्स निकालने हैं। जो भी रूट्स आएंगे वो हमारे ओमेगा 1 के टर्म्स में आ जाएंगे, निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से मेरा ओमेगा 1 आ गया कितना, माइनस बी माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर आर बाई एल का ये स्क्वायर लिख देते हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 1 बाई एल सी। ठीक है, अपॉन में 2। अब ये देखिए कि फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हमारी जो है माइनस में होती नहीं है, तो दोनों तो माइनस हो नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे, इसमें पॉजिटिव वाला साइन लेंगे। पॉजिटिव वाला साइन लेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से ओमेगा 1 आ गया हमारा कितना, माइनस आर बाई एल प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एल सी डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया मेरा ओमेगा 1। अगर आप ओमेगा 2 निकालेंगे केस 2 के लिए तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, देखो उसमें क्या होगा कि बस ये साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। सेम इसमें क्या चेंज आएगा, ये वाला पार्ट प्लस का आ जाएगा, प्लस आर अपॉन एल प्लस अंडर रूट
आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एल सी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है, आप जो है इसको कैलकुलेट चाहे तो कर सकते हैं, और अदरवाइज तो कुछ समस्या है ही नहीं, सेम यही चीज़ आने वाली है और ज़्यादा कुछ चेंज आएंगे नहीं। ठीक, यहाँ से हमारा जो है ω1 और ω2 हमारे पास आ गए। अगर हम बात कर रहे हैं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ के इसको मैं रफ कर दूँ। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि हमारे पास बोर्ड का स्पेस थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा रफ करते रहना पड़ता है। देखो ω1 है मेरे पास, ω2 है मेरे पास। मुझे पता है कि बैंडविड्थ मेरी क्या आती है, बैंडविड्थ आती है मेरी ये, बैंडविड्थ होती है मेरी ω2 माइनस ω1। ठीक है, इसमें से इसको मैं अगर माइनस कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, कर देते हैं माइनस। ठीक है, पहले तो इस 2 को अंदर ले जाएं। इस 2 को अगर मैं अंदर ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा, ये 2 इसके साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 2 इस रूट के अंदर जाएगा तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 होगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 1 बचेगा। सेम इसके लिए 2 4 और यहाँ पे ये 1। ठीक है, अब यहाँ से ये हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, अब मुझे पता है कि मेरे बैंडविड्थ क्या है, ω2 माइनस ω1। निकाल लेते हैं यहाँ से। ω2 कितना है मेरे पास, R अपॉन 12 प्लस आएगा ना, हाँ प्लस आएगा। ये आगे कितना, √ R स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC। ये ω2 माइनस ω1 कितना आया, माइनस R अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC। ये ब्रैकेट बंद, और ये क्वेश्चन लगभग हमारा सोल्व हो गया। और बचा क्या, आप देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, R अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC। ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R अपॉन 12, ये प्लस माइनस, ये प्लस, माइनस बचा अंदर, R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC। देखो इससे ये गया क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, बाकी सब कुछ सेम है। ये माइनस माइनस 0 हो गया। R अपॉन 12 कितना हो गया, 2R अपॉन 12, तो R बाई L। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बना बैंडविड्थ ω2 माइनस ω1 बराबर R बाई L। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार आपके सामने आएगा, बहुत बार इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला और बचता है हमारा क्वालिटी फैक्टर के टर्म में बैंडविड्थ का। वो क्या बन सकता है, देखो अगर मैं इसमें ω0 और ω0 से मल्टीप्लाई ω0 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, R ω0 अपॉन ω0 L। अगर इसको ध्यान दें, ये क्या है मेरा एक्सल। ठीक है, तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू R ω0 डिवाइडेड बाई एक्सल। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मेरा क्वालिटी फैक्टर होता है एक्सल बाई R। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, ये यहाँ पे क्यों की वैल्यू अपरेंट पावर नहीं है, क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ये है R बाई एक्सल, यानी कि मैं इसको 1 अपॉन क्यों लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन क्यों मैंने लिखा इसको इंटू ω0। ये आ गई मेरी बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आ गई मेरी ω0 अपॉन क्यों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखूंगा दूसरा, तो क्वालिटी फैक्टर का क्या आ जाएगा, ω0 अपॉन बैंडविड्थ। यहाँ पे बैंडविड्थ को बैंडविड्थ लिख सकते हैं या फिर ω2 माइनस ω1 कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको जो मन चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब देखो, जो बैंडविड्थ की यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है, ω0 की यूनिट रेडियन पर सेकंड है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा हमारा, डायमेंशन लेस होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा और बचता है, ये फॉर्मूले याद रखना भाई, इन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, इन फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और बचता है हमारा, ये ω2 और ω1 की वैल्यू याद रखिएगा कि हमारी जो है ω2 और ω1 के टर्म्स में हमारा
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? देखो ये मुझे पता है, ये मेरा ओमेगा 2 है, ये मुझे पता है ये मेरा ओमेगा 1 है। ठीक, देखो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है, R/12 प्लस अंडर रूट R²/4L² प्लस 1/LC इंटू माइनस R/12 प्लस R²/4L²/1/LC। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू A² माइनस B² वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो इसमें अगर आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ये हमारा b, ये हमारा a, तो देखो a प्लस बी, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ए प्लस का बी माइनस का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का? अगर ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे A² माइनस B² हम कर सकते हैं, तो लिख दो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर, ए क्या है हमारा, ये, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, R²/4L² प्लस 1/LC, ये हो गया हमारा A² माइनस B² क्या है हमारा, R/12 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करें क्या बनेगा, R²/4L² प्लस 1/LC माइनस R² 2 का स्क्वायर 4L का स्क्वायर L², ये गया इससे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1/LC मेरा बचता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट में। अगर आपको याद हो, जब हमने रेजोनेंट पढ़ाया था तो रेजोनेंट के केस में जब हमने XL इक्वल्स टू XC करके सोल्व किया था तो मेरा ओमेगा नोट की वैल्यू क्या आई थी, 1/√LC, तो ओमेगा नोट का स्क्वायर कितना आ गया था, 1/LC इक्वल्स टू ओमेगा नोट का स्क्वायर। यहाँ पे 1/LC को मैं ओमेगा नोट का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम रेजोनेंट की ही बात कर रहे हैं, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर कितना आ गया, ओमेगा नोट का स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा नोट इक्वल्स टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्योमेट्रिक मीन है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ये स्टेटमेंट भी सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आएगा, क्या लिख देता हूँ, स्टेटमेंट हमारे सामने बहुत बार आएगा, क्या कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ upper and lower cutoff फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। ठीक, इस पे बेस्ड हम कुछ जो है न्यूमेरिकल करेंगे, एक बार हमारा जो है नेटवर्क थ्योरम खत्म हो जाए उसके बाद हम जितने भी कोई न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कम से कम 10 वीडियो जो है हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे बनाएंगे। ठीक है, 10 वीडियो तक सिर्फ न्यूमेरिकल चलते रहेंगे और कुछ नहीं चलेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए होंगे, जितने भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि वे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कस होने चाहिए, हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो कितने भी बन जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं वो पूरी तरह से एकदम ऐसा करना है कि उस सब्जेक्ट को बहुत बार, मतलब अगर दोबारा पढ़ना पड़े तो पूरे से ना पढ़ना पड़े, बस थोड़ा 1-2 टॉपिक रिवाइज करो, सब्जेक्ट फिर से याद आ जाए। ठीक है, अभी तक जो हमने जितना पढ़ा है वो AC फंडामेंटल के हिसाब से सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा जो है ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। अगर ज़रूरत होगी तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम्स, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।